नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए लगातार जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी तक अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो उनको एक बार आप जाके जरूर देख लीजिएगा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है। तो आपको बताना है कि हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे घोषित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे घोषित किया है। तो इस मूवी का नाम है पाथेर पांचाली, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं सत्यजीत रे, और इसी मूवी को जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 दिसंबर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज़, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस आपका प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में नासा ने किस भारतीय संस्थान के शोधार्थियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। तो नासा ने किस भारतीय संस्थान के साथ मिलकर जो है अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी मद्रास के शोधार्थियों के साथ मिलकर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है। तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा नासा ने भारतीय संस्थान आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर थे, जो शोधार्थी थे, उनके साथ मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन में जो सूक्ष्म जीव हैं उनका अध्ययन किया। 2 MB किसके बराबर होती है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 MB 2048 KB के बराबर होगी, या 2000 KB के बराबर होगी, या 512 बाइट्स के बराबर होगी, या 2000 बाइट्स के बराबर होगी। आपको सही आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 MB आपका कितने के बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा 1 MB में कितना होता है। तो 1 मेगाबाइट में आपका कितना हो जाएगा, 1 मेगाबाइट में आपका 1024 KB होता है। तो इसी प्रकार से 2 MB में कितना हो जाएगा, तो 2048 KB, यानी कि किलोबाइट, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे सारे यूनिट्स के मान लिखे गए हैं कि किस यूनिट में कितना होता है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो एक बीट का मान यहाँ पे लिखा गया है। 1 बाइट में कितना होता है, 1 किलोबाइट में कितना होता है, 1 मेगाबाइट में कितना होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चाहे आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के इत्मीनान से इन सभी वैल्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन के प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को। आप याद रखिएगा, युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को 2022 के लिए सखारोव फ्रीडम प्राइज दिया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह जो फ्रीडम प्राइज है, यह यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है। तो इस वर्ष यानी कि 2022 के लिए जो है युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को यह प्राइज दिया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है।
स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो आप याद रखिएगा सेबी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सेबी के द्वारा जो है स्टॉक मार्केट का विनियमन यानी कि रेगुलेशन किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, सेबी जो है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च केंद्रीय एजेंसी है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब बात यहाँ पे सेबी की है, तो आइए सेबी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का पूरा नाम होता है। इसकी जो है स्थापना कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना करी गई थी। तथा इसको जो है इसका अधिनियम कौन सा है? तो इसका अधिनियम जो है सेबी एक्ट 1992 का है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगर इसका अधिनियम पूछ ले कि सेबी का अधिनियम कौन सा है, तो सेबी का अधिनियम हो जाएगा सेबी एक्ट 1992। और इसी अधिनियम के तहत इसको जो है बहुत सारे पावर्स दे दिए गए थे, लेकिन इसकी जो स्थापना थी 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं इसकी पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी थी? तो माधवी पुरी बुच। इनके बारे में आप याद रखिएगा, माधवी पुरी बुच जो है इसकी पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी सेबी की। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा सेबी की जो ऑनरशिप है किसके पास है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है सेबी की ऑनरशिप। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका एक्ट कब आया था? तो इसका एक्ट आया था, इसका अधिनियम है 1992 का। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ पर थी? आपसे पूछा जा रहा है शिशुनाग की राजधानी कहाँ पर थी। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसके बाद वाला प्रश्न आइए सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अजातशत्रु किसका बेटा था? आपसे पूछा जा रहा है जो अजातशत्रु था यह किसका बेटा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, जो अजातशत्रु था यह किसका बेटा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार का। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा बिंबिसार के द्वारा किस वंश की स्थापना करी गई थी? तो आप याद रखिएगा, बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, हर्यक वंश की जो स्थापना थी यह बिंबिसार के द्वारा करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राज्य उसमें बनकर पहला राज्य उभरा था हर्यक वंश। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो हर्यक वंश की जो स्थापना थी यह की गई थी बिंबिसार के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था वह बिंबिसार ही था। तथा बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, आप याद रखिएगा, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था नागदशक। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। और इसी नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, इसकी हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है? तो शिशुनाग के द्वारा। और शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो आइए इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? तो आप याद रखिएगा, शिशुनाग ने अपनी राजधानी को वैशाली स्थापित किया था। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वैशाली। तो इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है यहाँ पे, वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में। वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो आप याद रखिएगा, कांगो नदी। कांगो नदी को हम जायरे रिवर के नाम से भी जानते हैं। कांगो नदी को हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो नदी है कांगो या जायरे कह लीजिए, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यह कांगो नदी या जायरे नदी जाकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा।
वहीं इसमें से ऑप्शन ए वाली नदी आप देख पा रहे हैं, लिम्पोपो नदी। इसकी क्या खासियत है, तो यह जो लिम्पोपो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी की अगर बात हो तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, वहीं कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में किसको हराया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिकंदर के द्वारा हाइडे स्पीच के युद्ध में किसको हराया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोरस को। हाइडे स्पीच के युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं, तो हाइडे स्पीच के युद्ध को हम झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था और इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हराया था। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, हाइडे स्पीच के युद्ध को हम वीतस्ता या झेलम का युद्ध भी कहते हैं। तो झेलम का जो पुराना नाम था, झेलम का जो प्राचीन नाम था, झेलम का प्राचीन नाम क्या था, तो वीतस्ता था। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तो ये झेलम नदी के तट पर आपका युद्ध लड़ा गया था और जिसमें सिकंदर ने पोरस को हराया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वह नदी जिस पर तुलबुल परियोजना अवस्थित है, किस नदी पर आपको तुलबुल परियोजना मिलेगी, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो तुलबुल परियोजना जो है आपको किस नदी पर देखने को मिलेगी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका होने वाला यहाँ पे झेलम। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलबुल जो परियोजना है आपको झेलम नदी पर मिलेगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना है, तो चिनाब नदी पर आपको सलाल परियोजना मिलेगी। जम्मू कश्मीर में कौन सी परियोजना, तो सलाल जो परियोजना है आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी, चिनाब रिवर पर, चिनाब नदी पर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं कृष्णा नदी पर कौन सी इंपॉर्टेंट परियोजना है, तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है आपको तेलंगाना में कृष्णा नदी पर मिलेगी। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसके अलावा आप याद रखिएगा चिनाब नदी पर एक और परियोजना है, चिनाब पर एक और इम्पॉर्टेंट परियोजना जिसको हम दुलहस्ती के नाम से जानते हैं, दुलहस्ती। तो सलाल और दुलहस्ती ये 2 इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं हैं जो आपको चिनाब रिवर पर मिलेंगी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं तुलबुल परियोजना आपको मिलेगी झेलम नदी पर। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा चिनाब पर एक और परियोजना मुझे याद आ गई है, अभी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बगलिहार। तो ये 3 कम से कम इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं आप याद रखिएगा जो आपकी चिनाब रिवर पर हैं। एक आपकी सलाल हो गई, एक आपकी दुलहस्ती हो गई और एक आपकी बगलिहार हो गई। ये तीनों जो परियोजनाएं आपकी चिनाब रिवर पर हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या था, ऑप्शन ए झेलम, यानी कि तुलबुल परियोजना आपकी झेलम रिवर पर है। भारत का दूसरा सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आप याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य तो आपका गुजरात है। गुजरात पहले स्थान पे आता है तटरेखा के मामले में लंबाई के, और सेकेंड स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा की जो कोस्टल लाइन है, गोवा की जो तटरेखा है वो सबसे छोटी है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों के लिए कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रियम्बल है, इसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है हमारे प्रस्तावना में। हमारा जो प्रियम्बल है, हमारे प्रियम्बल में 5 प्रकार की लिबर्टी यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है। कौन कौन सी, तो आप याद रखिएगा, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है हमारे प्रियम्बल यानी कि हमारे प्रस्तावना में। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था।
तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बंगाल के विभाजन की ऑफिशियल डेट क्या है, तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। तो उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय हुआ करता था कर्जन। तो कर्जन के द्वारा ही बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और 1911 के दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था हमारे प्रियम्बल में है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस वायसराय के शासनकाल में दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। आपको उस वायसराय का नाम बताना है जिसके शासनकाल में दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो आप याद रखिएगा इरविन किसके शासनकाल में, तो इरविन के शासनकाल में दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को जो है आपका दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया था महात्मा गांधी की तरफ। तो इस समय काल के दौरान वायसराय कौन था, तो इस समय काल के दौरान वायसराय था इरविन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो तथा प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी जो है इरविन के शासनकाल में ही हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी इरविन के शासनकाल में ही हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। तथा कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था यह भी इरविन के शासनकाल में ही हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 को वापस आए थे, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो है 1886 में अपना पहला कार्यालय भारत में कहाँ खोला था। तो आप याद रखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने 1886 में अपना पहला कार्यालय भारत के मद्रास में खोला था। मद्रास में कहाँ पर, तो अड्यार नामक स्थान पर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में एक सारे फैक्ट यहाँ पे लिखे गए हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो 1875 में मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत में 1886 में अड्यार मद्रास के निकट में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। एनी बेसेंट का 1893 में भारत आगमन हुआ तथा 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। तो ये फैक्ट सारे आपको याद रखने हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1884 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1884 में। किन्होंने मिलकर मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1884 में एम.वी. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, इन तीनों ने मिलकर जो है 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक खाली स्थान के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है, यानी कि कितने दिनों के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है। तो प्रत्येक जो है 6 माह के बाद, प्रत्येक 6 माह के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि प्रत्येक 6 माह के बाद यह आपातकाल की जो ड्यूरेशन है वह बढ़ाई जा सकती है संसद के अनुमोदन को प्राप्त करने के पश्चात। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपातकाल से जुड़े सारी चीज़ें आपके सामने मेंशन है, आइए इसको देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे देश में 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। एक नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है, एक राष्ट्रपति शासन जिसको हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं वो आर्टिकल 356 के तहत लगाई जाती है, और एक आपका
वित्तीय आपातकाल है, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है। लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल हमारे देश में नहीं लगाया गया है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लगाया गया 3 बार। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा 3 बार कब कब, तो भारत चीन युद्ध के दौरान 1962 में लगाया गया था, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1971 में लगाया गया था, और इंदिरा गांधी के द्वारा जो है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो अभी तक जो है नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लगाई गई है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने का पॉइंट क्या है, आधार क्या है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं युद्ध यानी कि वार के आधार पर, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाह्य आक्रमण के आधार पर, या सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था। तो आप याद देखिएगा पहले यह सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, पहले इसके स्थान पर हुआ करता था आंतरिक अशांति। तो इसी आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर ही 1975 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। लेकिन 1977 में जब यह राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होता है तो दोबारा से हमारे भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट लाया जाता है, 44वां अमेंडमेंट अधिनियम 1978 का। तो इसी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ही अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को लाया गया, और अब इस सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो 1975 की जो नेशनल इमरजेंसी थी, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, वह आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। तो इसके बारे में यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल 1975 का लगाया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति के द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? अभी तक आज़ादी से लेकर अब तक हमारे देश में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार। कब कब? 3 बार यहाँ पे होगा, 3 बार। कब कब? तो एक आपका भारत चीन युद्ध के दौरान 1962 में, एक भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1971 में, और एक 1975 में लगाया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। तो 3 बार अभी तक हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वह शासक जिसने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था चांदी का। तो शाहरुख नामक जो चांदी का सिक्का था किसने चलवाया था? तो आप याद रखिएगा बाबर के द्वारा जो है शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बाबर के द्वारा। वह शासक जिसका मकबरा भारत से बाहर है, भारत के बाहर जो है किसका मकबरा आपको मिलेगा? तो बाबर और जहांगीर, इन दोनों का जो मकबरा है आपको भारत के बाहर मिलेगा। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो बाबर का मकबरा कहाँ पर है? सॉरी, यहाँ पे हाँ, बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो बाबर का जो मकबरा है आपको मिलेगा अफगानिस्तान में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो बाबर और जहांगीर, इन दोनों का मकबरा जो है आपको मिलेगा कहाँ पर? तो भारत के बाहर। तो कहाँ पर है यहाँ पे देख लेते हैं। तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में मिलेगा आपको, जहांगीर का मकबरा आपको लाहौर में मिलेगा, लेकिन अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में मिलेगा, जो कि आगरा में है। तो अकबर का मकबरा जो है इंडिया में ही अवस्थित है, लेकिन बाबर और जहांगीर का मकबरा आपको लाहौर में मिलेगा। जहांगीर का लाहौर में और बाबर का काबुल में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये सभी विदेशी यात्री हैं और वे किस देश के रहने वाले थे? यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, याद रखिएगा। अब्दुल रज्जाक फारस का था। नूनीज ब्रिटेन का था, जो कि गलत है, ब्रिटेन का नहीं था बल्कि पुर्तगाल का था। कहाँ का नूनीज था? तो नूनीज जो है पुर्तगाल का था। और मार्को पोलो इटली का यात्री था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सुमेलित नहीं था, नूनीज आपका पुर्तगाल हो जाएगा। अक्षांश को किसकी सहायता से मापा जाता है? अक्षांश को जो है किस इकाई में मापा जाता है? तो अक्षांश को जो है हम मापते हैं अंश में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंश में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? आपको उस काल्पनिक रेखा का नाम बताना है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, डिवाइड करती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
विषुवत रेखा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विषुवत रेखा है यह ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से आपको और क्लियरिटी मिलेगी, तो इस पिक्चर के माध्यम से आपका सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, और यह जो है ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो इसके बारे में भी आप याद देखिएगा। तो 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो विषुवत रेखा के ठीक ऊपर यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, और विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम बोलते हैं मकर रेखा। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और यह जो भूमध्य रेखा ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और यह आपका उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल है, और यह आपका साउथ पोल है। तो आई होप यह आपको क्लियर हो गया होगा कर्क रेखा किसको बोलते हैं, और मकर रेखा किसको बोलते हैं, और भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जब लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं तो उनमें कौन सा दोष पाया जाता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या मोतियाबिंद। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जब लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं तो उनमें जो है जरा दृष्टि दोष पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो भी व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं, मतलब जो भी व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होते हुए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं, तो वे जो है द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं वे कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो जो व्यक्ति जो है आपके निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं वे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, और जो व्यक्ति जो है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होते हुए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? चश्मा बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रूक कांच, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांत का इनेमल। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही जगह। दांत का जो इनेमल है यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट के 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रूक का कांच जो है सेरियम ऑक्साइड एवं सिलिका से बना होता है। इसका प्रयोग जो है चश्मे बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस गायिका को मल्लिका ए गजल या गजल की रानी कहा जाता था? तो आप याद रखिएगा किस गायिका को मल्लिका ए गजल या गजल की रानी हम कहते हैं। तो आप याद रखिएगा बेगम अख्तर को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बेगम अख्तर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए फेमस थे? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका होने वाला है शहनाई, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न भी दिया गया है। किस वर्ष में? तो 2001 में। 2001 में लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इन 2 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया था। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था MTS और CHSL 2023 की परीक्षा के लिए, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।